हेलो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट लेक्चर का ही पार्ट है। वीडियो किसी कारण से पॉज हो गया था, तो आई विल हैव टू री स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो अभी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे थे कि -1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन -1 कूलम। सो इसके लिए हम लोग सहारा लेंगे यूनिटरी मेथड का, एक एक नियम का। हमको ये पता है सिंस -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। Therefore, -1 coulomb has how many electron? 1/1.6 into 10⁻⁻19 number of electron. Okay, so -1 coulomb is equal to 1/1.6 into 10⁻⁻19 number of electron. इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 10/1.6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये चीज़ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो -1 कूलम हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे को अगर इसको हम लोग -1 कूलम चार्ज डालना चाहते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, वहाँ से उस पर हम लोग -1 कूलम चार्ज डालना चाहते हैं, तो वी विल हैव टू सप्लाई, वी मस्ट सप्लाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, कितना, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे। ठीक, सिमिलरली अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, कोई बॉडी न्यूट्रल है और वहाँ से हम लोग उसको +1 कूलम चार्ज देना चाहते हैं, तो वी मस्ट रिमूव कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको हटाना पड़ेगा। सो ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। 10⁵ ही होता है 1 लाख, 10⁶ होता है 10 लाख, यहाँ पे 10⁻18 के रेंज में जा रहा है, तो दिस इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। सो 1 कूलम बहुत छोटा यूनिट ऑफ चार्ज नहीं है, इट इज़ ठीक ठाक यूनिट ऑफ चार्ज। तो अगर इससे छोटे यूनिट्स का हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग वो छोटे यूनिट्स भी डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोग अगर मिलीग्राम बोलते हैं या मिलीमीटर बोलते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, वैसे ही 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻6 मीटर, वैसे ही 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻6 कूलम। या 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻9 कूलम। पिको कूलम भी एक प्रकार का चीज़ होता है, वो होता है 10⁻12 कूलम। जैसे पिकोमीटर में भी होता है 10⁻12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर। तो दीज आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम इसका उपयोग करेंगे। एक और चीज़ बताना भूल गए, दैट इज़ CGS यूनिट ऑफ चार्ज। CGS यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे CGS यूनिट ऑफ मीटर होता है ना, सेंटीमीटर, वैसे ही CGS यूनिट ऑफ चार्ज is stat coulomb. CGS of unit of charge is stat coulomb. ठीक, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम। और 1 कूलम में, इसको ESU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं, 3 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है CGS यूनिट में, वैसे ही कूलम में, 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं, 3 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम।
तो ये सब जो है सो हम चार्ज के प्राइमरी चीज़ों, चार्ज के बारे में जितनी भी प्राइमरी जानकारी थी वो सब जानकारी हम आपको दे दिए कि मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये सारा बात हम आपको बता दिए। या एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, +1 कूलम या -1 कूलम में, वो सब भी बात हम आपको बता दिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, दैट इज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग का। किसका बात करने जा रहे हैं हम लोग? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के कितने तरीके होते हैं। 10th तक आप लोग ज़रूर ये सब बात पढ़े होंगे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को। आपने शायद कॉलेज स्कूल में कुछ चार्जिंग का कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया होगा। कई बार हम लोग पेन लेते हैं और इसको बाल में बहुत देर तक ऐसे ऐसे रब करते हैं और फिर पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा को हम उस पर के साथ लाते हैं तो टुकड़ा चिपक जाता है उससे। तो इसको भी एक्सप्लेन करता है चार्जिंग प्रोसेस ही। ठीक, तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि चार्ज करने, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डालने या चार्ज निकालने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं। ठीक है, रब करते हैं ऐसे एक दूसरे से सटा करके ऐसे 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 से रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, इनके बीच फ्रिक्शन आता है और फ्रिक्शन हीट डेवलप करता है। हीट क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन को निकाल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में भेज देता है। इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है एनर्जी पाने से। ठीक, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रबिंग, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ते हैं, उससे क्या आता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, हीट डेवलप करता है और हीट डेवलप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ये दोनों का दोनों कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया, कंडक्टर हो गया, तो हम रब करने के दौरान एक दूसरे को टच करा देंगे। ठीक, तो टच करते ही वो प्रोसेस जो होगा वो फ्रिक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होगा ये या तो बिटवीन टू इंसुलेटर होगा, बिटवीन टू इंसुलेटर, या फिर बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। क्योंकि जैसे ही दो कंडक्टर को हम एक दूसरे से रगड़ने लगेंगे तो दोनों टच हो गया और तब जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है उसका अलग से नाम ही है कंडक्शन। उसका चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। हम अभी क्या बोले, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसके किसके बीच होता है, या तो बिटवीन टू इंसुलेटर या बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर? देखो, कंडक्टर जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होती नहीं होती है या बहुत कम होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। नहीं, ये भी तो जानना पड़ेगा कि आखिर फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। तो इसका सीधा सा जवाब लोग देते हैं कि वैसे इलेक्ट्रॉन जो पूरे के पूरे लैटिस में, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में आराम से इधर उधर घूम पाए, दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो भी घूम क्यों पाता है, जैसे होता क्या है, अगर आप दो एटम बनाएंगे या दो एटम ऐसे बनाए, ठीक, तो इसके आसपास ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब इसके इर्द गिर्द अगर मान लीजिए कि दूसरा एटम है, उसका ऑर्बिट है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अगर ये दोनों ऑर्बिट एक दूसरे से ओवरलैप कर गए तो फिर इलेक्ट्रॉन के पास रास्ता जो होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक जाने लगेगा। अब सोचो, इस तरीके का ढेर सारा अगर ऑर्बिट्स का या ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होने लगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के पास फ्रीडम होगा पूरे ऑब्जेक्ट में या पूरे लैटिस में एक जगह से दूसरी जगह जाने का। सो दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैज़ फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम फ्रीली आर कॉल्ड
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, या कंडक्टर्स में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। इंसुलेटर में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम होती है, जो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट में जाए। वैसा बच्चा जो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाने का फ्रीडम हो उसको, तो उसको हम लोग फ्री बच्चा बोलेंगे। वैसे यहाँ पे वैसा इलेक्ट्रॉन जो अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में भी जा पाए, या पूरे मेटल लैटिस में घूम पाए, या और जो भी ऑब्जेक्ट है उस लैटिस में पूरा घूम पाए, दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो जब हम कंडक्टर्स को आपस में टच करा दें, दो कंडक्टर्स को आपस में टच कराएं, तो फ्रिक्शन कराएं नहीं कराएं, वहाँ पर जो चार्जेज का आदान प्रदान होगा उसका एक अलग नाम ही है कंडक्शन। अभी हम कह रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसके बीच होता है? या तो दो इंसुलेटर के बीच में, या एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच में। सो दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा मेथड क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा कि बिटवीन टू कंडक्टर्स, ये हमेशा क्या होगा, किसके किसके बीच में होगा? दो कंडक्टर्स के बीच में। अच्छा, कब होगा? या तो एक कंडक्टर के पास कुछ चार्ज है, ठीक, एक कंडक्टर के पास कुछ चार्ज है और दूसरा कंडक्टर न्यूट्रल है। इस दोनों को या तो आपस में टच करा दे या किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें। तो जैसे ही किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा, और तब इस प्रक्रिया में दूसरा बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। सो इस पे जो चार्ज आया है दैट इज बाय कंडक्शन। एक कंडक्टिंग बॉडी, एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी था, दोनों कंडक्टर था। एक बॉडी को दूसरे से टच करा या कंडक्टिंग वायर से जोड़े तो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आ गया, दैट इज वाया मेथड ऑफ चार्जिंग कॉल्ड कंडक्शन। या फिर एक ऑब्जेक्ट पे कुछ चार्ज Q1 था और दूसरे पे कुछ चार्ज Q2 था, और इस दोनों को टच कराएं तो टच कराने के बाद दोनों में कुछ कुछ चार्ज आ गया, हो गया। एक में आ गया मान लीजिए Q1 प्लस Q2 माइनस Q, और यहाँ पे आ गया प्लस Q। तो ओवरऑल दोनों मिला करके टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 ही है, लेकिन ये जो चार्ज का आदान प्रदान हुआ, ये आदान प्रदान किस मेथड से हुआ? बाय कंडक्शन। सो कंडक्शन होता है बिटवीन टू कंडक्टर्स। एक न्यूट्रल हो सकता है, दूसरा चार्ज हो सकता है, या दोनों के दोनों चार्ज हो सकते हैं। इन दोनों को जब टच कराएंगे या कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ये भी एक ज़रूरी बात है जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे पानी फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? मान लीजिए कि दो कंटेनर है हमारे पास, एक बड़ा कंटेनर है, एक छोटा कंटेनर है। तो छोटा कंटेनर से बड़ा कंटेनर में पानी जाएगा कि बड़ा से छोटा में? ओके, ऐसा नहीं है कि बड़ा कंटेनर से छोटा कंटेनर में जाएगा। मान लीजिए कि हम एक कप ले लिए और एक नीचे में बड़ा सा टब ले लिए। अब पानी को जब हम छोड़ेंगे तो कप से टब में जाएगा कि टब से कप में आएगा? कप से टब में जाएगा। छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा का कोई लेना देना नहीं। सिंपली बात होता है कि कौन हायर एनर्जी पे है, कौन हायर पोटेंशियल पे है। जो हायर पोटेंशियल पे होगा वहाँ से पानी लोअर पोटेंशियल पे जाएगा। इज दैट ओके? सिमिलरली चार्ज जो होता है, कंडक्शन ऑफ चार्ज कहाँ से कहाँ होता है? कंडक्शन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल वर्ड 10th में एक बार पढ़े हो, हम अभी नहीं डिस्कस करने वाले हैं इसको। अलग से इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का टॉपिक होगा, 2-3 दिन चलेगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम तुमसे ऐसा कह दें कि ये बड़ा स्फीयर है और ये छोटा स्फीयर है, अब बताओ इस पे Q1 रखे, इस पे Q2 रखे, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? दोनों को जोड़ दिए तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि बड़ा स्फीयर से छोटा में जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चार्ज छोटा स्फीयर से भी बड़ा स्फीयर में जा सकता है, निर्भर करता है कि कौन हायर पोटेंशियल पे। अगर ये हायर पोटेंशियल पे होगा तो चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर ये हायर पोटेंशियल पे होगा तो चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा। सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज फ्लो करता है। पोटेंशियल क्या होता है वो अभी मत जानो, थोड़ा सा तुम इसको ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हो कि हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो जाता है, वैसे ही चार्ज को भी छोड़ देंगे, फ्रीडम देंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। एक बात इसमें याद रखना चाहिए आपको, वो नोट क्या है कि इफ टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स आर टच्ड विथ ईच अदर
या दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, देन दी चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, दोनों चार्ज जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि सबसे पहला तो आइडेंटिकल कंडक्टर्स में आइडेंटिकल वर्ड को अंडरलाइन करो। दो स्फीयर हैं, दोनों कंडक्टिंग हैं, दोनों का रेडियस बराबर है। एक पे मान लेते हैं 6 कूलम है, या सीधे मान लेते हैं इस पे प्लस Q1 है और इस पे प्लस Q2 है, और उसके बाद फिर हम इस दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, ठीक है। तो दोनों पे टोटल चार्ज का आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब इस पे कितना रहेगा Q1 प्लस Q2/2 और इस पे भी रहेगा Q1 प्लस Q2/2, ठीक है सर। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों कंडक्टिंग हो और आइडेंटिकल हो, तब जब हम लोग दोनों को टच कराएंगे या वायर से जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है सर। अगर यहीं पे हम ऐसा बोलते कि एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे माइनस Q2 है, तो इस पे आ जाता है Q1 माइनस Q2/2 और इस पे भी आ जाता है Q1 माइनस Q2/2। इज दैट ओके? ठीक, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन इसमें भी क्या है कि दोनों को टच कराना जरूरी है। तो जब हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन दो कंडक्टर का कराएंगे तो भाई वहाँ फ्रिक्शन आने से पहले ही दोनों टच हो गया, तो भाई कंडक्शन हो गया। अब थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग है, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, मेरा बात को समझना। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है जिसमें दो न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी से टच नहीं कराते हैं। क्या हम बोले? दो न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी से टच नहीं कराए, लेकिन दोनों के पास कुछ चार्ज आ गया, ठीक। इस प्रक्रिया से जो अगर मतलब किसी चार्ज बॉडी से इसको टच नहीं कराऊंगा और इस पे चार्ज आ जाए, तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे कि बड़ा ही सिंपल है, अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, एक स्फीयर है, स्फीयर ए, इस पे कुछ चार्ज है Q। वी हैव टू स्फीयर B एंड C, बोथ आर न्यूट्रल, बोथ आर न्यूट्रल, ठीक। दोनों स्फीयर जो हैं वो न्यूट्रल थे, दोनों स्फीयर न्यूट्रल है, ये चार्ज है, ये दोनों न्यूट्रल है। अब क्या हम किए कि हम सबसे पहले ए के बगल में बी को लाएं, ए के बगल में बी को लाएं। तो बी तो है कंडक्टर, इनफैक्ट सब जो है वो कंडक्टर ही है, ये भी कंडक्टर है। अच्छा, ये कंडक्टर नहीं भी होता तब भी चलता, बट स्टिल। अब इस कंडक्टर के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये सिरा जो होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, इस पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और इस वाला में चार्ज का डेफिशिएंसी होगा, तो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चार्ज का डेफिशिएंसी हो जाएगा। ओवरऑल ये बॉडी है न्यूट्रल ही, लेकिन इसके दो साइड्स जो हैं, दो एंड्स जो हैं, उस पर चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब फिर क्या किया हम लोग, इसके बगल में C को ले आए, इसके बगल में C को ले आए। अब फिर क्या हुआ कि C में भी बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कोना में खींचा गया, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, और यहाँ पर फिर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ तक में असल में कौन चार्ज था? A चार्ज था। B और C को हम केवल पास पास लाए हैं, लेकिन टच किसी चार्ज बॉडी से टच नहीं कराएं। ये दोनों कैसा था? न्यूट्रल। ये अभी भी न्यूट्रल है, ये अभी भी न्यूट्रल है। हाँ, अलग है कि चार्जेस थोड़े सेपरेट हो गए। अब थोड़ा इमेजिन करो कि अगर हम यहाँ पर इस परिस्थिति में B और C को टच करा दें, इस परिस्थिति में B और C को टच करा दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, धक्का देना चाह रहा है, लेकिन ये यहाँ तक आके रुक गया, क्योंकि इसके बाद इसके पास जाने का रास्ता नहीं है। अब जैसे इन दोनों को हम टच कराएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बच जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके। अब अगर इस दोनों को हम लोग सेपरेट कर दें,
अगर इस दोनों को मैं सेपरेट कर दूं तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ज़रा ध्यान से कि ये और ये न्यूट्रल था, इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस दोनों न्यूट्रल को हम किसी चार्ज बॉडी से टच नहीं कराए, लेकिन दोनों चार्ज हो गया। सो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब यार ये काम जो सी वाला स्फीयर है ना, सी वाला स्फीयर ना हो करके अर्थ होता तो भी ये काम हो जाता। सी की जगह पे अगर हम अर्थ रख दें तो भी ये काम हो जाएगा, अर्थ भी इस चार्ज को खींच लेगा। तो हम एक और तरीके से इसको समझाते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके, सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए इकलौता स्फीयर है बी, इकलौता स्फीयर है बी, ये न्यूट्रल था, ए पे चार्ज था पॉजिटिव, बी को इसके बगल में लाए। तो बी को जैसे ही इसके बगल में लाए तो यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए, इसको धरती से कनेक्ट कर दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट कर दिए, अर्थ क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दूर भागना चाह रहा है ना, दूर भागना चाह रहा है। अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अनंत अमाउंट ऑफ चार्ज ग्रहण कर सकता है और अनंत अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरे को दे भी सकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज भागना चाह रहा था, इसको रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये सारा जो चार्ज था ये सब यहाँ पे अर्थ में भाग जाएगा और यहाँ पर चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज तो बंधा हुआ है इसके साथ, दिस इज बाउंड चार्ज। तो ओवरऑल बी के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये जो मेथड है इसमें भी हम चार्ज बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी से टच नहीं कराएं। किससे टच कराएं, अर्थ से। अर्थ न्यूट्रल होता है लेकिन बहुत सारा अमाउंट ऑफ चार्ज वो ले सकता है और दे भी सकता है। तो ओवरऑल हम चार्ज न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी से टच नहीं कराएं और इसके पास चार्ज आ गया। सो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है सर। चलिए, तो एक और बात यहाँ पे, थोड़ा इंडक्शन से एक और ज़रूरी बात जो हम आपको बताना चाहें, सुनिएगा। अगर मैं आपसे ऐसा कह दूँ, अगर मैं आपसे ऐसा कह दूँ कि ए पे पॉजिटिव चार्ज, ए पे पॉजिटिव चार्ज है और ए जो है बी को अट्रैक्ट कर रहा है, ए जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो बी पे कैसा चार्ज होगा, बी पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। क्या, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूट्रल भी हो, ऐसा भी हो सकता है। इट मे हैव, बी मे हैव नेगेटिव चार्ज और इट मे बी न्यूट्रल, इट मे बी न्यूट्रल, क्योंकि अभी अभी आपको सिखाए कि ये न्यूट्रल है लेकिन पास में लाया तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, चूंकि कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर खींचा गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा फोर्स किस पे लगाएगा, इस पे, किस पे, नेगेटिव चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो ओवरऑल क्या करेगा, ये अट्रैक्ट होगा। तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट पे पूरा चार्ज हो कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूट्रल है लेकिन कंडक्टिंग है, तो दूसरे चार्ज बॉडी के पास गया और इंडक्शन की वजह से चार्जेस सेपरेट हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा। दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दैट इज कंफर्म कि दोनों पे चार्ज है और कैसा चार्ज है, लाइक चार्ज है। लेकिन दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज नॉट गारंटी कि दोनों पे चार्ज है और अनलाइक चार्ज है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बॉडी पे चार्ज हो और दूसरा न्यूट्रल हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, एक बॉडी पे चार्ज हो दूसरे पे लाइक चार्ज हो तभी रिपल्सन होगा। सो रिपल्सन इज कंफर्मेशन ऑफ बॉडी बीइंग चार्ज, बोथ बॉडी बीइंग चार्ज, दोनों बॉडी चार्ज है, इसकी गारंटी है। अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो ये गारंटीड है कि दोनों बॉडी पे चार्ज है और दोनों पे लाइक चार्ज है। लेकिन अगर बॉडीज अट्रैक्ट कर रहा है तो गारंटी नहीं है कि दोनों चार्ज है, एक चार्ज हो सकता है और दूसरा न्यूट्रल भी हो सकता है। हाँ, दोनों पे चार्ज भी हो सकता है, अनलाइक चार्ज भी हो सकता है, बट दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, गारंटी नहीं है। सो अट्रैक्शन इज नॉट द कंफर्मेशन ऑफ चार्ज बट रिपल्सन इज द कंफर्मेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो इसको हटा दें। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस का। किसका बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज के गुणों के बारे में बात करेंगे। अब क्या, किन गुणों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा समझिएगा।
पहला तो प्रॉपर्टी है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात भाई, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक। दूसरा, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में प्रोटॉन पार्टिसिपेट करता है क्या? नहीं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ओनली इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं और वो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं, तो बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से बंधा हुआ था, उसको तोड़ना आसान नहीं है। तो चार्जिंग प्रोसेस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन दो, पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन निकालो। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ, अच्छा सॉरी एक मिनट, एक और गुण है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा क्या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो तीसरा गुण है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये सब तो तुम लोग बचपन में भी पढ़े होगे, 10th तक भी ये सब गुण तो आपको बताया गया होगा। चौथा जो है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सुनिएगा मेरी बात। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ पैकेट में उपलब्ध होने लगे, देन दैट थिंग इज क्वांटाइज्ड। मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट के एक डिब्बा में 10 बिस्किट है, ठीक, और आप दुकान पे बिस्किट खरीदने गए हैं और आप पार्ले जी बिस्किट खरीद के आए हैं, तो आप कितने बिस्किट खरीदे होंगे? या तो 10 बिस्किट खरीदे होंगे, या 20 खरीदे होंगे, या 30 खरीदे होंगे। दुकान वाला कभी भी पार्ले जी बिस्किट फाड़ के बेचता नहीं है। तो अगर फाड़ के नहीं बेचता है, पैकेट में बेचता है, सो एट द एंड ऑफ परचेजिंग, खरीदने के बाद आपके पास या तो 10 बिस्किट होगा, या 20 बिस्किट होगा, या 30 बिस्किट होगा, या 40 बिस्किट होगा। दैट मीन्स जो आपके पास नंबर ऑफ बिस्किट होगा वो 10 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यस और नो? अगर इस तरीके से कोई चीज़ किसी फिक्स्ड वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्वांटाइजेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ बिस्किट इज क्वांटाइज्ड। The number of biscuit that you have after the purchasing is quantized. It will be the multiple of 10 only. Is that okay? Similarly, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मैं चार्ज दे रहा हूं तो चार्ज देने का जो माध्यम है मेरे पास, दैट माध्यम इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं या एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उस ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन हट गया। किसी ऑब्जेक्ट पे एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। कितना नेगेटिव चार्ज आ गया? -1.6 × 10⁻19 कूलम। या एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना? +1.6 × 10⁻19 कूलम। तो मैं जब भी इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अगला नंबर क्या पॉसिबल है? 2। एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को तोड़ के देना संभव नहीं है। या जब हम निकालेंगे भी तो इलेक्ट्रॉन 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन तोड़ना संभव नहीं है। सो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। या तो प्लस ऑफ ई होगा या माइनस ऑफ ई होगा, या प्लस ऑफ 2e होगा या माइनस ऑफ 2e होगा, या प्लस ऑफ 3e होगा या माइनस ऑफ 3e होगा। इन जनरल अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी प्लस माइनस n × e, वेयर n इज नंबर ऑफ, n इज एन इंटीजर, इट इज एन इंटीजर। 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। और e क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इट्स वैल्यू इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं कह दूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो चार्ज कितना हो सकता है उस पर?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, या -2 गुना, -3 गुना, -4 गुना, -5 गुना, या कोई इंटीग्रल मल्टीपल में हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज जब चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो वी से दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वी से दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सो चार्ज ऑन अ बॉडी, इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का को अगर लैंग्वेज में लिखे तो क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन अ बॉडी इज always an integral multiple of charge on electron, ठीक है सर? So that is called quantization of charge. The fourth property, जगह खत्म, थोड़ा सा मिटा दें, आप पॉज करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अच्छा आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो ख़त्म किया जा सकता है ना तो जन्म दिया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही तो एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी का कंजर्वेशन। एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होता है, उसको तुम ख़त्म नहीं कर सकते हो, उसको तुम जन्म भी नहीं दे सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इन द सेम वे चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, चार्ज जो है, चार्ज को हम लोग ओवरऑल चार्ज को अचानक से जन्म नहीं दिया जाता, मतलब चार्ज का जन्म नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होती है। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body। देखो, आप जब भी किसी रिएक्शन का भी बात करते हैं ना, तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास कंजर्व रहे नहीं रहे, मास नहीं भी कंजर्व हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप आइंस्टीन का एक एनर्जी का इक्वेशन पढ़े होंगे, E = mc², उसमें मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर हो कोई ज़रूरी नहीं है, मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में चार्ज जो होगा फिक्स होगा, जितना रिएक्टेंट में चार्ज होगा उतना ही प्रोडक्ट में चार्ज होगा। सो चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि मान लो हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है। आप सब लोग 11th पास हैं, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिससे बाहर कुछ नहीं आ सके और जिसके अंदर भी कुछ नहीं जा सके। सो दिस इज अ क्लोज सिस्टम, बाउंड्री बना हुआ है इसमें। देयर आर 3 पार्टिकल्स या 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट हैं, A, B, C, 3 ऑब्जेक्ट हैं। एक पे +4 कूलम है, एक पे +2 कूलम है और एक पे -3 कूलम है। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को इस क्लोज सिस्टम में हम एक दूसरे को A, B, C को एक दूसरे से टच वच कराएं, और टच वगैरह कराने के बाद ऐसा पाया गया, लेट्स से ऐसा पाया गया कि A पे टोटल चार्ज है 7 कूलम और B पे -6 कूलम। तो बताइए C पे कितना चार्ज होगा? C पे कितना चार्ज हो जाएगा, सोच के बताइए। सिंपल सी बात है सर कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 4 2 6 -3, दैट इज 3 कूलम। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए हमारे पास, +3 कूलम। यहाँ पे है कितना, 1 ही कूलम है ना, +7 -6 दैट इज 1 कूलम। तो ओवरऑल इसके पास पक्का कितना कूलम चार्ज होगा, +2 कूलम। ठीक है क्या?
इसमें जो हम सी पे गारंटीड बोले +2 कूलम, वो किस प्रॉपर्टी से बोले? बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर ये अंदर में चार्ज अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता, अंतर्धान हो जाता या जन्म हो जाता, तो क्या गारंटी था कि इसके पास 2 कूलम चार्ज होता? नहीं होता। यहाँ पे हम +2 कूलम चार्ज क्यों बोले? इसलिए बोले कि यहाँ पर देख करके हमको समझ में आया कि ओवरऑल टोटल +3 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पर भी टोटल 3 कूलम होना चाहिए। ये दोनों मिला करके सिर्फ 1 ही कूलम है, तो यहाँ पे +2 कूलम होना चाहिए। सो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है सर, एक और चीज हम लोग बात कर लेते हैं, हटाएं इसको। एक प्रॉपर्टी है चार्ज का, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। सुनिएगा, डरना नहीं है भाई। रिलेटिविस्टिक, सापेक्ष, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। इनवेरिएंट मतलब वो चीज़ जो वेरी नहीं कर पा रहा हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी वेलोसिटी क्या है, बहुत सारा लोग बोलेगा कि आपका वेलोसिटी अभी 0 है। लेकिन वही बात अगर कोई कार वाला जो यहाँ से गुजर रहा हो या कोई ट्रेन से कोई ऑब्जर्वर गुजर रहा हो, तो उसको मेरा वेलोसिटी पीछे की तरफ दिखेगा कुछ, यस और नो? तो मैं रेस्ट पे हूँ फॉर ऑब्जर्वर 1, मैं मोशन में हूँ फॉर ऑब्जर्वर 2। सो मेरा जो वेलोसिटी है वो सिर्फ मेरे मोशन पे निर्भर नहीं कर रहा है, इस पे भी निर्भर कर रहा है कि देखने वाला कहाँ से देख रहा है, किस फ्रेम से देख रहा है। व्हाट माय पॉइंट इज कि वेलोसिटी इज अ रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पे निर्भर नहीं करता है, ऑब्जर्वर पे भी निर्भर करता है। सो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मेरा वेलोसिटी क्या है, ऑब्जर्वर को मेरा वेलोसिटी क्या दिखेगा, ये निर्भर करता है ऑब्जर्वर के भी मोशन पे। सो मेरा एक ऑब्जेक्ट है हम, लेकिन मेरा वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। एक ही समय पे मेरा वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है। सो माय वेलोसिटी इज रिलेटिविस्टिक। वेलोसिटी इज ए रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी, रिलेटिविस्टिक वेरिएंट क्वांटिटी। ये ऑब्जर्वर के फ्रेम से के मुताबिक बदल सकता है। सिमिलरली तुमको नहीं मालूम है, लेकिन हम तुमको बता दें कि जो टाइम है ना, घड़ी जो समय दिखा रहा है, अभी मेरा घड़ी कुछ और समय दिखा रहा है। अगर मैं स्पेसशिप में चले जाऊं तो ये घड़ी स्लो हो जाएगा नेचुरली। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डायलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम डायलेशन। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़िएगा थियोरी ऑफ स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें आपको बताया जाएगा कि टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ऑब्जर्वर के फ्रेम पे निर्भर करता है। अगर मेरा घड़ी, ऑब्जर्वर के लिए मेरा घड़ी रुका हुआ है, ठीक, तो टाइम कुछ और दिखेगा। ऑब्जर्वर किसी फ्रेम में चला जाएगा तो उसका घड़ी का टाइम जो होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी हमको इसका लेंथ कुछ और दिख रहा है, अगर स्पेसशिप में जाएंगे तो इसका लेंथ कुछ और हो जाएगा। दैट्स अ फैक्ट। ये सब आपको फर्स्ट ईयर में बताया जाएगा। मेरा मास जो है वो रेस्ट मास कुछ है। अगर हम स्पेसशिप में जाऊँ, स्पीड ऑफ लाइट के आधे स्पीड से चलने लग जाऊँ तो मेरा मास कुछ बदल जाएगा। मास का वेरिएशन, टाइम का वेरिएशन, लेंथ का वेरिएशन, ये सब आपको कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। बट मैं बस इतना बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो अलग अलग फ्रेम में देखने से वो फिजिकल क्वांटिटी बदल जाता है। लेकिन चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है कि अगर मैं यहाँ 1 कूलम चार्ज रख दूँ, धरती पे खड़ा होकर देखूं तब भी ये 1 कूलम ही होगा। हम किसी स्पेसशिप में रख दें और स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट के आधे से जा रहा है, तब भी इसका वैल्यू 1 कूलम ही होगा। मैं किसी ट्रेन में बैठ के देखूं तब भी इसका वैल्यू 1 कूलम ही होगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। इट डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के फ्रेम को बदलने से ये चार्ज जो है वो बदलता नहीं है। दैट इज द 6th प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज के हम सारे गुणों के बारे में आपको बता दिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन रिपल्सन वाला या रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट वाला। ये भी बता दिया आपको कि इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ओनली इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे ख़त्म होता है चार्ज की प्रॉपर्टीज़। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।